11th की केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ये स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और आगे केमिस्ट्री आपके पूरे जीवन भर चलती रहेगी। तो केमिस्ट्री क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हमको क्या समझ में आता है, कैसे इसमें नंबर स्कोर किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी कि केमिस्ट्री कौन सा सब्जेक्ट है। और चलिए हम केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत आज स्टार्टअप करवा देते हैं, फिर आगे जैसा भी जो भी चलेगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो लोग क्लास 10th पास होके आए हैं और उनको साइंस लेना है तो साइंस में केमिस्ट्री टॉपिक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको लेना ही पड़ेगा। और इसमें नंबर कैसे स्कोर किए जा सकते हैं या कैसे नंबर पाए जाते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री है क्या। चलिए ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस से ही डिवाइड होकर बने हैं और उसमें एक टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में ये जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसका नाम क्या है? जैसे नाम से आपको दिखाई पड़ रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आपको इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे कि क्या तरीका या किस तरीके से हम कोई काम करते हैं, उसके पीछे क्या बेसिस रहते हैं या किस तरीके से हम काम करें कि ये काम हो जाए। जैसे आप मोबाइल में कॉल करते हैं तो पहले आपको नंबर मिलाना पड़ता है, नंबर मिलाने के बाद उसे कोई बटन दबानी पड़ती है जिसके हिसाब से कॉल हो जाती है। तो कंसेप्ट क्या है मोबाइल चलाने का, तो उसी तरह से कंसेप्ट क्या है केमिस्ट्री का। जैसे फिजिक्स में आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है या फॉर्मूले के ऊपर अप्लीकेबल रहता है या उसके पीछे कुछ लॉज रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग फिजिक्स चलती है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री चलती है। तो इससे पहले भी आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे केमिस्ट्री के, मगर ये 11th 12th या ये थोड़ा सा आपको हायर लेवल के कॉन्सेप्ट बताएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो आपने लोअर लेवल में पढ़े हैं उसमें भी एप्लीकेबल होंगे और इससे हायर लेवल में भी जो भी पढ़ेंगे उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है क्या इस केमिस्ट्री में? तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक है। जैसे आपसे पूछ ले कि लाइट की डिफिनेशन क्या होती है या आपकी किलोग्राम की डिफिनेशन क्या होती है या लेंथ की डिफिनेशन क्या होती है, तो इस तरह से सबसे पहले तो आता है केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है। तो चलिए ठीक है, तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये डिफिनेशन बहुत पहले रोवाल्ड हाफमैन नाम साइंटिस्ट का है, रोवाल्ड हाफमैन ने ये डिफिनेशन दी थी। तो अब ये डिफिनेशन क्या है इसे आपको डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। Chemistry is the science of molecules and their transformations. तो chemistry is the science of molecules and their transformation. तो chemistry साइंस है, एक विज्ञान है मॉलिक्यूल्स का और उनमें होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का। मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहली छोटी सी चीज ये है कि इसमें जो टर्म आया है केमिस्ट्री द साइंस, मतलब विज्ञान, आप समझ ही रहे हैं। साइंस में जो भी चीज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो सकती है उसे साइंस कहते हैं। तो ये आपका जो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूल जो टर्म आया है थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे सबसे छोटी चीज जो होती है, जो इनडिविजिबल होती है, उसे हम मानते हैं एटम। फिर बाद में स्टडीज हुई जिससे पता लगा कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन में भी बहुत सारे वो न्यूक्लियस के भी अंदर बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, मगर ये जो एटम है ये इतना हम जानते हैं कि लॉ एकदम कंप्लीट है और कंपलसरी लॉ है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो एटम सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करते, प्रोटॉन नहीं पार्टिसिपेट करते, मगर जो भी चीज पार्टिसिपेशन होती है उसमें सबसे छोटी इकाई आपका एटम ही होता है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, प्रोटॉन का रोल होता है, न्यूट्रॉन का भी रोल होता है, मगर जो सबसे छोटी चीज किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसे एटम कहते हैं। और एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है। कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो बिना एटम के हो। तो ठीक है, एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है। तो जो मॉलिक्यूल टर्म लिखा हुआ है, तो ये एक सिंपल सेंस पे अगर आप देखिए तो जैसे माइक्रोस्कोपिक आप पढ़ते होंगे, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटी चीजें। उसी तरह से मॉलिक्यूल का भी मतलब कुछ छोटी चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा तो वो बहुत छोटी चीजें होती हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं। हाँ, तो हम मॉलिक्यूल का मतलब आपको बता रहे थे।
तो माइक्रोस्कोपिक चीजें पढ़ी जाएंगी, बहुत छोटी चीजें पढ़ी जाएंगी। अब ये नहीं कि हमें मॉलिक्यूल आपका चाहे जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, जैसे आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल पढ़ेंगे या और भी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वो चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने नंबर ऑफ एटम उसमें जुड़े हो, मगर तब भी वो बहुत छोटे होंगे। शायद ही नेट आई से आप देख सकते हैं किसी मॉलिक्यूल को। तो ठीक है, तो बहुत छोटी चीजों की स्टडी होती है। तो जो बहुत छोटी चीजें होती हैं, कहने का मतलब ये है, केमिस्ट्री आपको ये बता देती है कि जितनी बड़ी से बड़ी चीजें हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी, चाहे ब्रह्मांड हो आपका पूरा, या सूरज हो, या चांद हो, या तारा हो, या समुद्र हो, कुछ भी हो, वो बहुत छोटी चीजों से बना है। एक कोई बड़ी चीज मतलब वो बड़ी नहीं होती, नेचुरली वो बड़ी नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी बनती है। तो हम अगर उस चीज को जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या है, तो हमको उसकी छोटी छोटी चीज, उसमें सबसे छोटी चीज जो है वो क्या है, उसे जानकारी रखनी चाहिए, और ये केमिस्ट्री में आपको जानकारी मिलती है। हम केमिस्ट्री में जैसे आप, हमारे पास ये पेन है, ये एक पेन है, आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक को पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। अब पीवीसी क्या है, इसके अंदर एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, तो ये जो भी चीजें हैं इसके अंदर, ये जिस चीज से बनी है, इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर कलर है, इसके अंदर ये टिप है, ये मेटल लगा हुआ है, तो ये सब जो भी आपको पता लगता है कि कौन सी चीज है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये आपको केमिस्ट्री बताती है। इसका कंपोजिशन क्या है, ये कौन सी चीज है, किस चीज से बनी है, क्या कर सकती है, ये आपको केमिस्ट्री बताता है। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये आपको केमिस्ट्री बताता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफिनेशन थी मॉलिक्यूल्स तो आप समझ गए होंगे, और मॉलिक्यूल में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी साइंस ऐसी हो जिसमें हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसी चीज को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब यहाँ पे उसके आगे उन्होंने इस डिफिनेशन में ये कहा है कि इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स that may be built from them। और उसके बाद लिखा है कि रोआल्ड हॉफमैन। तो ये केवल इट इज नॉट द साइंस ऑफ मच ऑफ, ठीक है, तो ये केवल साइंस नहीं है, ये ऐसी साइंस नहीं कि जिसमें, जैसे आपको जानकारी होगी जो अलग अलग किताबों में आपने पढ़ा होगा कि 108 एलिमेंट होते हैं, फिलहाल 118 एलिमेंट है, जिसमें कुछ ब्लॉक्स खाली छोड़े गए हैं कि वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, या उस तरह की प्रॉपर्टी अगर उसके पास होगी तो वो एलिमेंट उस जगह पे रख दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नील्स बोहर का पीरियोडिक टेबल, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो उसमें थोड़े बहुत कुछ ऐसी जगह है जो खाली है, अगर आप उनको भी भर देते हैं, उनके बारे में भी जानकारी बाद में मिल जाती है, या अगर आपके पास कंप्लीट जानकारी है, जैसे उनका कुछ जगह नाम लिखा रहता है, कुछ जगह उसकी जगह केवल एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, तो उन सबको मिला लेंगे तो कुल मिला के 118 एलिमेंट हो जाएंगे। तो फिलहाल उन्होंने 100 लिखा है। तो ये केवल उन 100 एलिमेंट्स की ही साइंस नहीं है, ये साइंस है कि उससे कितनी वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री में 36 लेटर होते हैं ABCD, और इन ABCD को जोड़ के पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बन जाती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में पता नहीं कितने वर्ड हैं, पता नहीं कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। किसी में साइलेंट लगा के कोई और नया वर्ड बन जाता है, किसी में साइलेंट हटा के कोई नया वर्ड बन जाता है, किसी में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। तो ये कुछ इतने ही सारे लेटर हैं और ये इतने सारे वर्ड बना सकते हैं। तो उसी तरह से आपके पास इतने ही सारे तरह के एटम होते हैं और ये बहुत सारे तरीके के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब है कि वो कुछ एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो बिना एटम के कॉम्बिनेशन से बने। अब एटम कैसे कंबाइन होती है, इसके लिए आगे कुछ लॉ है जो आपको बताएंगे, लॉ ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशंस। तो वो इसी चैप्टर में है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी चीज जो आखिरी है, जिससे थोड़ा बहुत शायद आप रिलेट कर पाए, जैसे आपने धरती पे सबसे ज्यादा चीज जो पाई जाती है वो वाटर ही होता है। वाटर ये 3 फॉर्म में पाया जाता है अलग अलग जगह पे, मगर फिलहाल आप वाटर समझिए, या इसे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये भी वाटर का वो केमिकल नेम है। तो वाटर में आप देख रहे हैं H2O, तो ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन भी एटम है, मगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना वो क्या कहलाएगा, आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, एयर में आप लोग जानते हैं N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो ये N2 एटम नहीं है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 एटम नहीं है। हाँ, एटम से ही बना है, मगर एटम का कॉम्बिनेशन हुआ होगा, कॉम्बिनेशन जुड़ने के बाद, तो ये मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। CO2 मतलब इसमें 2 तरीके के एटम है, इसमें एक ही तरीके का एटम है, इसमें भी एक ही तरीके का एटम है। और CO2 में 2 तरह के, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब ये लोग भी जो जोड़ने के बाद जो चीज बनाया वो मॉलिक्यूल, ये हमेशा मॉलिक्यूल कहलाएगा।
ये अगर आपसे कहा जाए ये मॉलिक्यूल ऑफ, ये आपका जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही तरह के एटम है और इसमें आपके अलग अलग तरह के एटम है। अगर आप धीरे धीरे इसके बारे में स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड है और ये आपका किसी एलिमेंट का है, एक ही तरह के एटम जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें शुगर है, शुगर आप सब लोग जानते हैं, पानी में घोल के पीते हैं, इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो इस शुगर भी एक तरह का मॉलिक्यूल है। अब इसमें बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं। उसी तरह से सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट होता है, वैसे सॉल्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, बहुत बड़ा वर्ड है और इसके बारे में सॉल्ट एनालिसिस होती है, प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सॉल्ट जैसे NaCl है आपका, इसमें दो चीजें जुड़ी हैं, एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। तीसरा चीज हम इथाइल अल्कोहल पे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल, जैसे अल्कोहल आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि अल्कोहल कौन सी चीज होती है, बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। तो C2H5OH अभी IUPAC नेम है और ये अल्कोहल भी इसे कॉमनली कहा जाता है। तो ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। एटम होता है मगर एटम फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है और एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, मगर मॉलिक्यूल्स की इनफाइनाइट वैरायटी की प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं और उनकी बहुत तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो कुल मिला के व्हाट इज केमिस्ट्री, वी स्टडी इन केमिस्ट्री, व्हाट वी स्टडी इन केमिस्ट्री, वी स्टडी इन केमिस्ट्री अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड द वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हिच इज पॉसिबल इन मॉलिक्यूल्स। तो बाकी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बाकी बहुत कुछ है आपके समझने के लिए। फिलहाल आज के लेक्चर में हम केवल आपको ये एक छोटी सी डिफिनीशन बता रहे हैं और ये डिफिनीशन एक बार लास्ट बार हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री साइंस होती है जिसमें मॉलिक्यूल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के कितनी वैरायटीज हो सकती हैं, कितनी वैरायटी पॉसिबल है इन एलिमेंट्स के थ्रू, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो इसके आगे चैप्टर में टॉपिक्स है उनको पढ़ाया जाएगा।